Assalamu alaikum. My name is Sayyed Rahil Muzaffar and I welcome all of you to LMS by Superior Group of Colleges. So बच्चों हम चैप्टर 26 पढ़ रहे थे, 2 लेक्चर्स हमने स्टडी किए। अब हम तीसरा लेक्चर स्टडी कर रहे हैं जिसमें 2 टॉपिक्स हैं। एक है कॉनिफरस अल्पाइन एंड बोरेल फॉरेस्ट और दूसरा है जी ग्रास लैंड इकोसिस्टम। तो ये दोनों इकोसिस्टम है, ये एक दूसरे से डिफरेंट है। पहले हम पढ़ेंगे कॉनिफरस अल्पाइन एंड बोरेल फॉरेस्ट। सो पाकिस्तान में ये जो फॉरेस्ट हैं ये कागान के एरिया में, अपर कागान, दीर, चलास, मालम जब्बा सवात वैली में है, वहाँ पर मौजूद हैं। और इनके पेरेंट्स इस तरीके से होते हैं कॉनिफरस अल्पाइंस, क्योंकि कॉनिफरस इनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये कोन्स प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो मेल कोन और फीमेल कोन, ये वो कोन्स प्रोड्यूस करते हैं। और पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो ये यूरेशिया मतलब कि यूरोप और एशिया दोनों के अंदर ये मौजूद हैं। और नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, और कनाडा में किस जगह पे है कि साउथ ऑफ टंड्रा का हम खिता पढ़ेंगे। टंड्रा खिता ऐसा खिता होता है जहाँ पे सारा साल बर्फ जमी रहती है, तो ये जंगलात कनाडा में उसके साउथ में मौजूद है। सो आप देख सकते हो कि ये जब बर्फबारी होती है तो इनके पेरेंट्स इस तरीके से नज़र आती है। और क्रिसमस ट्री भी इसी तरह का नज़र आता है। बहरहाल जो कॉनिफरस फॉरेस्ट जो नॉर्थ वाली ज़मीन के एरिया में उनको बोलते हैं टाइगा। तो ये आपने याद रखना है, ये MCQ आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है। और जो टैगा में कंडीशन है वो हार्शर होती हैं, वहाँ पे सख्त कंडीशन रहने के हवाले से मोतदिल नहीं है। और विंटर वहाँ पे लॉन्ग होते हैं, कोल्ड होते हैं। और जो ग्रोइंग सीजन होता है वेजिटेबल्स के ग्रो करने का या दूसरे प्लांटेशन का, वो बहुत ही शॉर्ट होता है। और इस एरिया में कॉनिफरस ट्रीज जो कि पॉपुलेट करते हैं, मौजूद होते हैं, वो एवरग्रीन होते हैं, यानी कि वो सारा साल पत्ते अपने बनाते रहते हैं। और इन फॉरेस्ट में ट्रीज के जो अपीयरेंस है वो एक्चुअली क्या है कि इनमें स्मॉल वैक्सी निडल्स मौजूद हैं। जैसे आप ये देखें, आप कभी भी किसी कॉनिफरस को देखेंगे, उसके लीव्स को देखेंगे तो वो निडल लाइक होते हैं और उन पे वैक्स मौजूद होती है। ठीक है जी। अब जो वैक्सी कोटिंग है इनके ऊपर और जो स्मॉल सरफेस एरिया है निडल्स का, लीफ का जो निडल की फॉर्म में होते हैं और वैक्सी कोटिंग होती है, उसका फ़ायदा ये होता है कि वाटर लॉस को कम से कम किया जा सके एवेपोरेशन में। ठीक है। और ताकि पानी जितना कम यूज़ हो, अब ज़ाया होगा उतना ही इनके लिए फ़ायदेमंद है। और ये सारी इनकी फीचर्स हैं। अब 2 और टर्म्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती हैं और MCQ में भी आ जाती हैं कि जो फॉरेस्ट हाई एल्टीट्यूड पर मौजूद है उन्हें अल्पाइन बोलते हैं। अब एल्टीट्यूड क्या है, अब आप ये देख सकते हो कि सतह समंदर से पहाड़ का लेवल या बढ़ते जाएं तो हम कहते हैं कि एल्टीट्यूड हम बढ़ता जा रहा है, हम सरफेस से, सतह समंदर से ऊपर आते जाते हैं। और वो कॉनिफरस फॉरेस्ट जो कि हाई लैटिट्यूड पर उन्हें बोरेल बोलते हैं। लैटिट्यूड क्या है कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल से एंगल के ऊपर जो ज़मीन का सरफेस मौजूद है, इस पार्ट को लैटिट्यूड कहा जाता है या इस पार्ट को लैटिट्यूड कहा जाता है। तो जो लैटिट्यूड पे हैं वो बोरियल हैं, जो एल्टीट्यूड पे हैं वो अल्पाइन हैं। तो AA से याद रखना है आपने। AA मतलब एल्टीट्यूड अल्पाइन और LB लैटिट्यूड और बोरियल। अब कॉनिफरस अल्पाइन और बोरेल फॉरेस्ट में नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे सारा साल स्नो की कवरिंग रहती है, जैसे वो सिंबल हमने यूज़ किया है। और यहाँ पे लॉन्ग स्फेयर विंटर है, विंटर में काफ़ी लंबा है और बहुत शदीद होता है। टेम्परेचर जो है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब जो इसका हार्श क्लाइमेट है तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ही कम है। और ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो कम है, क्योंकि एक तो यहाँ पे क्लाइमेट बहुत सीवियर है और रिमोटनेस से मुराद ये है कि ये लिविंग एरिया से बहुत दूर मौजूद हैं। तो ये फॉरेस्ट जो है वो अनडिस्टर्ब्ड हैं। लेकिन इन दरख्तों को ज़ाहिर है ये नहीं कि डैमेज नहीं किया गया, इनको काटा गया है, क्योंकि जो इनकी वुड है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होती है और काफ़ी जगह पे दुनिया में इन जंगलात को साफ भी किया गया है। अब ये वाइल्ड लाइफ आप देख सकते हो, ये स्नो शू है जिनका कॉमन नेम है, वो कैट है, ऑल है, बाइसन है, मार्को पोलो शीप है, पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, कश्मीर लाइंग स्क्वेरल है, वुल्वरीन है, क्रॉस बिल्स हैं। इसी तरीके से ये प्लांट्स हैं, पानिस वेलिचैना मरी में आपको बहुत नज़र आते हैं। ठीक है। पेरिस रॉक्स बुर्जी है, बीस पेंड्रो, सेड्रोस जोडोरा, पिसिया स्मिथियनसिया। तो ये सारे नेम्स हैं जो कि आपको मेमोराइज करने हैं। अब आ जाता है जी ग्रास लैंड इकोसिस्टम, घास जहाँ पे मौजूद होती है।
इसको ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहा जाता है। पाकिस्तान में ये गिलगित में, कश्मीर में, वजीरिस्तान में, लोअर चित्राल, नॉर्थ कल्लात, और दुनिया में आप इनको देख सकते हो यूरेशियन कॉन्टिनेंट, ज़्यादातर यूरोप के अंदर ये बहुत है। इसी तरीके से जो सेंट्रल एशिया का एरिया है, जिनमें 7 रियासतें जो कि रशिया से आज़ाद हुई थी, जिनमें, और उसके बाद फिर तुर्की का एरिया आ जाता है, ये सारे क्या हैं, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा है, यूएस में भी है, लेकिन यूरोप साइड पे ज़्यादा है। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो कि टेम्परेट क्लाइमेट में मौजूद है, प्रायरीज बोलते हैं, जैसे कि प्रायरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना, इनमें वुडी प्लांट्स नहीं होते, वुड नहीं होती। और ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, जो कि खत इस्तवा के करीब करीब होते हैं, उनमें वुडी ट्रीज होते हैं, सवाना बोलते हैं। तो आपने प्रायरीज और सवाना को याद रखना है। एक तो दो डिफरेंस हो जाएंगे। प्रायरीज वो हैं जो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम टेम्परेट क्लाइमेट्स में और उनमें वुड नहीं है, और जो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में वुड होती है, उन्हें सवाना कहा जाता है। रेनफॉल जो है वो एक्चुअली ये जो एरियाज हैं इनमें स्वेयर ड्राउट्स यानी कहत हो जाता है समटाइम, और जो एनुअल रेनफॉल है, सालाना बारिश है, वो 250 से 750 मिलीलीटर तक है। और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में जो है मैक्सिमम वो 1500 मिलीमीटर तक जा सकती है। ये आपने जो वैल्यूज़ हैं ये लाजमी तौर पे याद रखनी है, प्रिपेयर करनी है। और ग्रासलैंड जिन एरियाज़ में या जहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो है वो मिडवे है, यानी ना इतनी बारिश होती है जितनी फॉरेस्ट में हो, और ना ही इतनी कम बारिश हो जितनी डेजर्ट में। यानी कि ग्रासलैंड में जो एनुअल रेनफॉल है वो डेजर्ट इकोसिस्टम और फॉरेस्ट के इकोसिस्टम के इन बिटवीन में। अब यहाँ पे वाटर फायर जो है वो क्रूशल फैक्टर्स हैं, और जो ग्रासेस और ट्रीज में जो कंपटीशन वगैरह होता है उनके अंदर ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अच्छा, ग्रास एंड इकोसिस्टम में लेयरिंग होती है, लेयर्स की फॉर्म में चीज़ें मौजूद होती हैं। 1 2 3 3 लेयर्स होती हैं। अब जो टॉल ग्रासेज हैं वो पहली लेयर बनाते हैं, जिनमें एंड्रोपोगॉन और पेनिकियम में इनकी लेंथ ज़्यादा है। जो मिड हाई ग्रासेज हैं जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, वो सेकंड लेयर बनाते हैं, जिसमें स्टीपा, स्पोरोबोलस और ओरिजोप्सिस है। और थर्ड लेयर में बहुत शॉर्ट ग्रासेज हैं और जड़ी बूटियाँ हैं, ये सारी, जिनमें मॉसेस है, लाइकन्स है, ये मौजूद होती हैं। और इनमें एग्जाम्पल है पोआ और ब्रोमस। आपने याद रखना है कि फर्स्ट लेयर में कौन सी हैं, मिड लेयर में कौन सी हैं, थर्ड लेयर में कौन सी, चुके ये पेपर के अंदर MCQ वगैरह आता है। सॉइल कंडीशन में अगर बात करें तो सॉइल में मॉइस्चर लिमिटेड है और प्रेसिपिटेशन कम होती है, लेकिन एवेपोरेशन ज़्यादा होती है इस एरिया में। जो अपर सॉइल लेयर है जिसमें ग्रास की रूट्स हैं वो नॉर्मली मॉइस्ट होता है, लेकिन जो डीपर लेयर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली ड्राई रहती हैं। और ग्रास लैंड में जो सॉइल है ये इम्परमेबल होती है, यानी कि इसमें से कोई चीज़ पेनिट्रेट ज़्यादा नहीं कर सकती, और इसमें नमकियात ज़्यादा होती है, सैलिनिटी ज़्यादा होती है। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जो टेम्परेट इकोसिस्टम में ग्रासलैंड है उनमें प्राइमरी प्रोडक्शन है 700 to 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पूरे एनुअली। और जो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, यानी तो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी उनमें होती है, इसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो 4000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर है। इसकी रीज़न ये है कि इस एरिया में बारिशें ज़्यादा होती हैं। और एनुअल जो ग्रासलैंड्स हैं, यानी कि जो सारा साल वहाँ पर घास उगता रहता है, वहाँ पे लार्ज ग्रेजिंग एनिमल्स जो हैं वो छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट के अंदर जो हर्ब्स प्रोड्यूस होती हैं 5 to 10% उनको खाते रहते हैं। इसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स हैं, रोडेंट्स हैं और बर्ड्स हैं, वो भी इसी तरीके से घास को खाते हैं, उनको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो प्लांट्स हैं इनमें डोमिनेंट स्पीशीज में ग्रेमिनाइड्स हैं, यानी ग्रासेज हैं या ग्रास लाइक प्लांट्स हैं, कुछ फॉर्म्स भी हैं, कुछ और प्लांट्स भी हैं जैसे कॉम्पोजाइट्स हैं, लेग्यूम फलीदार पौधे हैं, और कुछ और हर्बिशियस प्लांट्स भी ग्रासेस इस पार्ट में मौजूद हैं। एनिमल लाइफ में जो डोमिनेंट स्पीशीज हैं हर्बीवोर्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स हैं, ग्रासहोपर्स हैं, और प्रेडेटर्स में रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं। इसके अलावा लिजर्ड, टोल्स और टर्टल जो हैं वो इंसेक्ट्स पे प्रे करते हैं। फॉक्सेस हैं मैमल्स में, और वोल्स वगैरह बहुत कॉमन हैं। डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया हैं, एक्टिनोमाइट्स बैक्टीरिया का ग्रुप होता है। फंजाई हैं जैसे मोल्ड, यीस्ट, मशरूम्स वगैरह हैं। और लार्ज एनिमल में ज़ेब्राज हैं, वाइल्ड हॉर्सेस, बिसन्स, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है कि जो पूरी दुनिया में ग्रास एंड इकोसिस्टम है उसका एक बहुत ही कम पोर्शन है जो कि कल्टीवेशन में है। बिकॉज उसकी रीज़न क्या है कि जो सॉइल है
उसके अंदर सॉइल एरोजन होती है, यानी कि ज़मीन पे जो अपर सरफेस है वो स्टे नहीं करती, वो वहाँ से मूव कर जाती है, इसको सॉइल एरोजन बोलते हैं, सैलिनिटी बोलते हैं, नमकियात चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा होती है। अब वो ग्रेजिंग का भी ज़ाहिर है ग्रासलैंड पे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, चैप्टर 25 में आप पढ़ चुके हैं कि अगर नॉर्मल ग्रेजिंग हो तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम मेंटेन रहता है, अगर ओवर ग्रेजिंग हो तो घास खत्म हो जाता है उस एरिया में, हर्बेज कम हो जाता है, सॉइल एरोजन हो जाती है, और फिर क्या होता है बहुत सारी लैंड इस तरीके से मट्टी मट्टी हो जाती हैं और उसके बाद वो डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं, जिसको डेजर्टिफिकेशन भी कहा जाता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो भाई पूछ लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल